हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जहांगीर और इस क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड तो आप अनअकैडमी पे ले सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी पे कोर्सेज अगर लेना है अभी या आप सोच रहे हो तो अभी ही सही टाइम है जब आप खरीद सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अनअकैडमी पे सारे कोर्सेज के प्राइस हाइक होने वाले हैं। प्राइस हाइक होने के बाद वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो अगर आपको कोर्सेज लेना है तो अभी ही सही टाइम है, क्योंकि अभी आपको कम प्राइस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। और जब भी आप कुछ खरीदिए अनअकैडमी पे तो ये एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड याद रखिएगा। एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड, इसे आप जब भी लगाइएगा इस कोड को तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आप कुछ भी चीज़ इसमें परचेज करिएगा तो अगर कोई भी कोर्स लेना है अनअकैडमी पे तो अभी सही टाइम है, क्योंकि अभी खरीदिएगा तो आपको थोड़ा कम रेट में मिलेगा, बाद में ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ये कोड एग्जाम क्लस्टर 10 इसे मत भूलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अनअकैडमी पे आपको एसएससी एग्जाम्स के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी एग्जाम्स एसएससी करवाता है उस। और ये बात भी याद रखिएगा कि एसएससी एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स को कवर किया जाता है, यहाँ पर सारे एग्जाम्स का आपको मिल जाएगा कोर्सेज, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा हो। अगर एसएससी एग्जाम लेता है वो तो उसका कोर्स आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल मिलेगा। और अनअकैडमी से बेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कोर्सेज, क्योंकि इतने सस्ते में जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं वैसा क्वालिटी आपको बहुत ही रेयर मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 500 था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। देखो, ए को बी से 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। सो यहां देखिए, आप ए को बी से कितने 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिल रहे हैं, तो बी को सी की तुलना में 60% मतलब 60% ज्यादा मिल रहे हैं। और सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी के कंपैरिजन में 20% कम मिल रहे हैं। ए को 80% मार्क्स मिले। 80% का मतलब समझ रहे हो आप? 80% का मतलब यह है कि टोटल 500 का 80%। अगर आप 500 का 80% कैलकुलेट करोगे तो यहां से देखिए, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो यह आपके पास हो जाएगा 400। मतलब ए के जो मार्क्स है ना वो 400 है। सो मार्क्स ऑफ ए इज 400। तो आप यहां से देखिएगा, मार्क्स ऑफ ए वह 400 है। ओके। सो अब आप देखिएगा, हमें ए के मार्क्स पता है और हमें डी के मार्क्स निकालने हैं। तो आप कैसे कर सकते हो डी के मार्क्स? तो डी के मार्क्स को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, डी के मार्क्स को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं। अब ये एक्स अपने आप में 100% है। डी से 20% कम सी को मिल रहे हैं, एक्स का 20% कम। तो 20% कम करेंगे तो वो हो जाएगा 80%, और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। बी को सी से, देखो ये एक्स तो डी के मार्क्स हैं, 80x/100 ये सी के मार्क्स। बी को सी से 60% ग्रेटर, तो 60% ग्रेटर मतलब ये 160% हो जाएगा, तो 160/100। और ए को बी से 25% ग्रेटर, 25% ग्रेटर है तो मतलब 125/100 इज इक्वल टू में ये ए के मार्क्स हो जाएंगे। और ए के मार्क्स कितने हैं? 400 है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, जीरो से जीरो कट गया, 25 से 5 टाइम एंड 25 से 4 टाइम, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करिए, 80 से 5 टाइम, 80 से 2 टाइम, 50 इंटू 50 250, और 250 50 इंटू 10 500/250। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास 250 हो जाएगी। मतलब डी को कितने परसेंट मार्क्स मिल रहे हैं? डी को 250 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 500। मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20, और यहां से 5 से अगर आप कट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 50%। सो डी के जो मार्क्स है वो 50% है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, डी के मार्क्स 100%, उससे 20% लेस मतलब 80%, और जो सी के मार्क्स है उससे 60% ग्रेटर, तो 160% हो जाएगा। और ए के मार्क्स बी से 25% ग्रेटर, तो 125 हो जाएगा। और इक्वल टू में ये ए के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके।
इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% कम है। देखो ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है, देखो आप इसको क्या करिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। ए बी से 20% कम है, तो 20% कम है, तो आप देखो 20% को फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/5 आप लिख सकते हो। सो यहां पर b की वैल्यू 5 हो जाएगी, a की वैल्यू 20% कम है, तो 5 से 1 कम, 5 से 1 कम तो ये 4 हो जाएगा। ये a रेशियो b आपके पास 4:5 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, b के मार्क्स अगर 100 है तो a के 20% कम, 100 का 20% 20 लेस मतलब 80 हो जाएगा, और 20 से 4 टाइम और 20 से 5 टाइम। सो यहाँ रेशियो आपके पास 4:5 हो जाएगा। अब देखिए ये ए रेशियो भी आ गया, सी डी से 20% अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5। सी का कंपैरिजन डी से हो रहा है, तो डी के मार्क्स 5 हो जाएंगे, तो सी के 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाता, तो 6:5 हो जाएगा। डी ए से 25% कम है, तो डी अगर ए से 25% कम है, अब आप देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। डी के जो डी जो है ना वो ए से 25% कम है, तो आप देखिए यहां पर ए और डी ए से 25% कम है, तो मैं 25% को क्या लिख सकता हूं, 1/4। डी का कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है वो होगी 4, और डी की वैल्यू ए से कम है, तो 4 से 1 लेस, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आप यहां पर बहुत इजी वे में मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, देखना कैसे। ए रेशियो बी ये है, फिर आपके पास ए रेशियो डी है, तो आप क्या करिए, जैसे मैं इसको लिखता हूं बी रेशियो ए, फिर लिख लेता हूं इसको मैं ए रेशियो डी और डी रेशियो सी। कैसे, पहले इन दोनों में कॉमन कौन था, ए, तो मैंने उसको बीच में रख लिया, फिर ए और सी में कॉमन कौन है, डी, तो उसको रख लिया। अब देखिए बी और ए का रेशियो 5:4, ए और डी का रेशियो 4:3, गॉट इट। और सी और डी का रेशियो 6:5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर स्पेस है ना, तो उसके सामने 4 है, तो ये 4 रख देंगे, यहां भी स्पेस है, उसके सामने 4, यहां आ जाएगा 3, यहां इसके सामने 4, और यहां पर 5। यहां से देखिए 5 × 4 20, 5 100 हो जाएगा, 4 × 4 16, 5 80 हो जाएगा, 4 3 12, 5 60 हो जाएगा, और 6 4 24, 3 72 हो जाएगा। अगर यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, अब हमें क्या पूछ रहा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई मत करो, यहीं तक छोड़ दो। हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, तो आप देखिए सी और बी का रिलेशन पूछ रहा है, बी अपॉन सी, बी की वैल्यू 100 है और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास 72 है। यहां से देखिए अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं, वेट अ सेकेंड, सी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 72b इज इक्वल टू 100c। सी की वैल्यू निकालूं तो 100 का डिवाइड कर दूंगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 72b अपॉन 100, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.72b। सो द वैल्यू ऑफ सी इज 0.72b। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया, रेशियो भी निकालना, रेशियो से कंबाइंड रेशियो भी निकालना बता दिया है, और फिर आप सी और बी में रिलेशन पूछ रहा था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 0.72b। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस और नो, बताइए कोई डाउट है यहां तक। नेक्स्ट देखिएगा, ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मतलब ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, देखो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। वेट अ सेकेंड, 140% है, तो यहां पर नेहा का वजन टीना का 140% का मतलब 140 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 7 टाइम, 20 से 5 टाइम, तो नेहा और टीना के वेट का जो रेशियो है वो 7/5। गॉट इट, यस और नो। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। अब 90% है, तो देखो
90/100, 90/100 का मतलब 9/10, डिवाइड करेंगे तो m/l इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास नेहा और टीना का जो वेट का रेशियो है वो 7:5 है, और मीना और लीना के वेट का रेशियो 9:10 है। अब क्वेश्चन देखिए, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। एक तरह से लीना और टीना का जो रेशियो दिया हुआ है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। टीना का वजन अगर 1 होगा तो लीना का 2 होगा, ये ऐसे बोल रहा है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। और आप देख भी सकते हो, वैसे अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ लीना का 10 आ रहा है और टीना का 5 आ रहा है, और 10 5 का डबल होता ही है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां से बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक कि m, l, n और t इन सब का रेशियो आ जाएगा। m कितना है, 9 है, l 10 होगा, n 7 होगा और t 5 होगा, और ये l 5 का क्या है, डबल है। यस और नो? सो यहां से देखिए, नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 10 5 का डबल है। सो सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब ये बोल रहा है नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। तो देखो, नेहा का वजन x% ऑफ मीना का वजन, n कितना है 7, x% का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और m कितना है 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 700/9, और जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 7 जा 63, रिमाइंडर 7, 9 7 जा 63, तो 77 होल 7/9%। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बताइए एक बार, कोई डाउट है तो समझ पूछ लीजिए आप। देखो सेम ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अच्छे से क्वेश्चंस को नोट करें, उनको ट्राई करें, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, टोटल देखो 140 प्रश्न है, आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 है। एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्न में से फर्स्ट जो 80 क्वेश्चंस हैं उनमें से 70% का राइट आंसर दिया है, 70% राइट किया उसने। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसको टोटल 60% मार्क्स लाने हैं। टोटल कितने मार्क्स लाने? 60% मार्क्स लाने। 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर देने होंगे? मतलब रिमेनिंग 80 क्वेश्चन में से 70% करेक्ट है, रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस में से कितने परसेंट उसको सही करने हैं। तो आप देखिएगा, 80 क्वेश्चन का 70% निकालो, 80 इंटू 70%, तो 56 उसने करेक्ट कर दिए। अब 140 में से उसको कितने करेक्ट करने हैं? 140 में से उसको 60% करेक्ट करना है, और अगर 140 का अगर आप 60% निकालोगे तो 84 आएगा। मतलब 84 उसको करेक्ट करना है। 84 में से 56 करेक्ट कर चुका है। 84 में से 56 अगर आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग 28 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने हैं, और ये 28 क्वेश्चन कितने में से करेक्ट करने हैं? 60 में से। तो हमें ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कितने परसेंट उसको करेक्ट करने होंगे? 28 करेक्ट करने होंगे आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 7 टाइम, 4 से 15 टाइम, 5 से 3 टाइम, और 5 से 20 टाइम। 20 इंटू 7 140 अपॉन 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, पुट 0, 3 से 6 टाइम 18, रिमाइंडर 2। यहां पर ये हो जाएगा 46 होल 2/3%। मतलब इतने परसेंट करेक्ट करना है रिमेनिंग क्वेश्चंस में से। बताओ ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? बता दीजिए इस बात। यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 मार्क्स मिले। 300 मार्क्स है टोटल, उसमें से उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 75।
अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक प्राप्त होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना? बहुत इजी क्वेश्चन है। 300 में से भाई साहब के 75 आ रहे हैं। अगर वह 6 मार्क्स और लिया था, 75 प्लस 6 81, अगर उसके 81 मार्क्स हो जाते तो वह क्या हो जाता? पास होता। 81 आते ही पास, 81। तो इसने पूछा है कि पासिंग परसेंट कितना होगा? 81 आउट ऑफ 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 81 चाहिए आउट ऑफ 300, मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट, 81 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 27%। मतलब 27% आते ही वह पास हुआ था। मतलब पासिंग परसेंट, जो पास होने का जो परसेंट है वह कितना है? 27%। ओके, सो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इसमें तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है एग्जाम में? आप बताइए, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या एग्जाम में? क्लियर है? बताइए, आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। 300 का 32% मार्क्स उसको मिले किसमें? साइंस में। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में, भाषा मतलब लैंग्वेज के जो 200 मार्क्स था, उसमें कितने परसेंट मार्क्स लाए कि टोटल उसकी 46% आ जाए? तो अब देखिए आप ध्यान से, टोटल 300 प्लस 200 500, 500 में से उसको कितने परसेंट लाने हैं? 500 का 46%, और 500 का 46% मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा? 230 मार्क्स। मतलब टोटल उसको 230 मार्क्स चाहिए, और 300 का 32% उसके आ चुके हैं। 300 का 32% और 32 इंटू 3 ये हो जाएगा 96 मार्क्स। 230 में से 96 मार्क्स आ चुके हैं, 230 में से 96 मार्क्स आ गए, तो रिमेनिंग कितने हुए? 134। और रिमेनिंग 134 जो मार्क्स हैं वो किस में से लाने हैं? उसको 200 में से। तो क्वेश्चन में यही है कि रिमेनिंग जो मार्क्स हैं 134 वो किस में से लाने हैं? 200 में से। तो मतलब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में उसको कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे? 134 आउट ऑफ 200, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 20 से 20, और यहां से 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 7 जा, सो आंसर हो जाएगा 67%। मतलब रिमेनिंग उसको 67% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। सो काफी बेसिक क्वेश्चन है। देखो अभी अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। सो आप बस देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखें, किस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर रहे हो वो भी देखिए। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। 4% जो हैं वो क्या थे? एक तरह से एब्सेंट थे। कुल जो प्रेजेंट हैं, टोटल जो प्रेजेंट हैं, कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण नहीं हो सके। मतलब इनमें से 10% क्या हो गए? फेल। टोटल में का नहीं है ये, जो एग्जाम जिन्होंने दिया है उनमें से 10% फेल हो गए। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए। तो शेष मतलब रिमेनिंग जो है उसका 50%, रिमेनिंग जो है उसका भी कितना परसेंट? 50%। उनको अच्छे मार्क्स मिले, डिस्टिंक्शन मिला है। और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी लेकिन डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिल सके। तो 432 स्टूडेंट्स वो हैं जो पास तो हुए बट उनको डिस्टिंक्शन नहीं मिली। अब इसको कैसे करना है? बहुत देखो, इसको लाइन मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल सा। मैं एज्यूम करता हूं टोटल स्टूडेंट x, 4% एब्सेंट हो गए। ये x अपने आप में 100% है, इसका 4% एब्सेंट हुए तो ये बचे 96%। x का 96%, x का कितना परसेंट? 96%। तो x का 96%, ये जो मैंने करा है ना सर्कल टाइप, ये एक तरह से टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है। देखो ये तो टोटल को इंडिकेट कर रहा है, और ये टोटल कितने प्रेजेंट है।
अब जो टोटल प्रेजेंट है ना उसका 10% फेल हो गए, मतलब ये जो प्रेजेंट है उसका 10% फेल हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 90%। ये 90% टोटल का नहीं है, जो टोटल प्रेजेंट हुए थे उसका 90% है। टोटल एक्स है उसका 4% एब्सेंट, तो 96% प्रेजेंट है, और रिमेनिंग का 10% फेल हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 90%। तो ये जो है ये पास होने वाले को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो जो पास हुए हैं ना उसका 50% डिस्टिंक्शन मिली, मतलब ये पास वाले को इंडिकेट कर रहा है, और इसका 50% डिस्टिंक्शन मिली, तो इसका 50% अगर डिस्टिंक्शन मिली तो रिमेनिंग कितने बचे? 50%, और वो किसके इक्वल है? 432 के। टोटल एक्स का 4% एब्सेंट तो बचे 96%, इन रिमेनिंग का 10% फेल तो बचे 90%, और जो 90% पास हुए उसका 50% जो है डिस्टिंक्शन मिली, तो रिमेनिंग 50% जो है वो 432 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी और वो टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 50 से 1 टाइम, 50 से 2 टाइम, 0 से 0 टाइम, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा, और 2 से ये 50, फिर ये 2 से 24 हो जाएगा, और 2 से ये 12, और 2 से ये 5 हो जाएगा। यहां से अगर आप सॉल्व करो एक बार तो x मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 50 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई ये 9 हो जाएगा, और यहां से अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x इज इक्वल टू 432 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9। 12 से कट हो रहा है, देखो 12 12 3 36, रिमाइंडर 7, 12 6 और 9 से 4 टाइम, 50 इंटू 5 250 इंटू 4, टोटल आपके पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1000, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक था। इसको आप 100% अज्यूम करके भी कर सकते हो कि जैसे 100% है 100 यूनिट, उसका 4 यूनिट क्या है? एब्सेंट हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 96 यूनिट। लेकिन फिर 10% जो 96 यूनिट है उसमें से 10% फेल हो गए, तो 96 का 10% आपको निकालना पड़ेगा जो 9.6 होगा, और 10% का मतलब 10 से डिवाइड करना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/10 होती है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ओके, जैसे 9.6 माइनस कर देंगे तो 96 में से अगर हम 9.6 माइनस करेंगे तो वह 96.4 हो जाएगा। 96 पॉइंट नहीं, 86.4 यूनिट। उस अकॉर्डिंग फिर इसका 50% निकालना पड़ेगा जो हमारे लिए लॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन को जस्ट एक लाइन मेथड से, एक लाइन फॉर्म में आप कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। एक बार ट्राई करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सेम क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस टाइप के, एक ही टाइप। मैं टाइप 1 क्लास 1 में 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, ये क्लास 2 है, इसमें हम रिमेनिंग टाइप्स और डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से क्लास 3 और क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में पहले 10% की कमी हो जाती है, एक नंबर पहले 10% कम हो जाता है, 10% की कमी हो जाती है, उसके बाद 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% की वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 100 कम है, मतलब 10% घटने और 10% बढ़ने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 100 लेस है। तो अब इसको आप देखो, एक तो है सक्सेसिव फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जब 2 टाइप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो, तो वहां पर आप प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे पहले 10% डिक्रीज हो रहा तो माइनस का 10, फिर 10% इंक्रीज हो रहा तो प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, माइनस 10 से प्लस 10 कट, ओनली -1, -1 का मतलब 1% का डिक्रीमेंट हुआ ओवरऑल। इसका मतलब अगर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हम लेते हैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू,
अगर इनिशियल वैल्यू 100 यूनिट है तो उस पर 1% का डिक्रीमेंट, 100 यूनिट का 1%, 1 यूनिट, तो अब बचेगा ये 99 यूनिट। और 100 यूनिट से 99 यूनिट मतलब 1 यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू वैल्यू है वह है इनिशियल वैल्यू से 100 कम है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 100 के। सो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 100 यूनिट, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था? 10,000। ऑप्शन नंबर 4। एक और वे है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 10% का डिक्रीमेंट, 10% का मतलब आप जानते हो 10% का, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कर सकते हो। 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब 10 पर 1 का डिक्रीमेंट, मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो अब 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगी। और अब अगेन क्या बोल रहा है? 10% का इंक्रीमेंट मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट, मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो अब 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा। सो 10 इंटू 10 100 और 11 इंटू 9 99। 100 यूनिट इनिशियल वैल्यू को डिनोट कर रहा है और 99 फाइनल यूनिट को डिनोट कर रहा है। यहाँ जो डिक्रीमेंट है वो कितने का हो रहा है? यहाँ डिक्रीमेंट 1 यूनिट का हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नई वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से 100 कम है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो जब 1 यूनिट 100 के इक्वल है तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा? 100 इंटू 100 10,000। 99 यूनिट किसके इक्वल होगा? 99 इंटू 100 9900 के इक्वल। ओके, क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। मतलब पहले हमने 16% बढ़ाया, फिर हमने 14% बढ़ाया, पहले 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है और अब इसको 30% क्या करा? डिक्रीज करा। तो मूल संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई? तो हमेशा देखो, पहले 16% बढ़ रहा है, फिर 14% बढ़ रहा है, फिर 30% घट रहा है। कितने की कमी हुई ये हमें बताना है। तो आप देखिए, या तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। 16% का मतलब होता है 16/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 से 4 और 4 से 25। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 25 है तो अब 25 प्लस 4 29 हो जाएगी। 14% का इंक्रीमेंट मतलब 14/100, जिससे क्या हो जाएगा? 2 से 7 टाइम और 2 से 50 टाइम। तो इनिशियल वैल्यू 50 है तो अब 50 प्लस 7 ये 57 हो जाएगा। 30% का डिक्रीमेंट, 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू अगर 10 होगी तो डिक्रीमेंट 10 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, ये हमें बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर अगर ये तो मैंने मेथड बताया था, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर में 25 इंटू 5 125 मतलब 1250 इंटू 10 12500 12,500। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? आपको मल्टीप्लाई करना है इनको। अब मल्टीप्लाई करना है तो जैसे 29 इंटू अगर आप 7 करते हो तो 203 हो जाएगा और 203 को आपको 57 से मल्टीप्लाई करना है। करोगे तो 57 इंटू 3 171 का 1 देन 17 7 देन 1 57 2 जा 57 का डबल 114 और 1 115। तो 12,500 से ये इनिशियल वैल्यू को डिनोट करता है और ये फाइनल वैल्यू को। अब डिक्रीमेंट ही हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो देखो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। और क्यों डिक्रीमेंट? ये तो राइट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना। अब देखो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इन दो ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं कि कौन डिक्रीमेंट होगा तो कितना डिक्रीमेंट हुआ। तो आप देखिएगा यहां पर अगर आप डिफरेंस निकालते हो यहां से तो आपको पता चल जाएगा 12,500 इनिशियल वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 929 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 20 से 20। अब 125 से अगर आप 929 को कट करोगे देखो 125 की टेबल में 1008 टाइम आता है, लेकिन ये 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 पॉइंट समथिंग होगा तो आप देख लीजिए 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा तो वो नियरेस्ट या तो 7 के होगा या 8 के होगा। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 7% डिक्रीमेंट हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? 7% डिक्रीमेंट। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, 24 से बढ़ाया जाता है मतलब उसको 24 इंक्रीज कर दिया, तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का मतलब इनिशियल वैल्यू का 115%। कोई भी वैल्यू इनिशियल में अपने आप में 100% रहती है, और इनिशियल का 115%, एक तरह से इसका मतलब आप समझो, स्वयं का 115% होना, 115% होना मतलब अगर शुरू में 100% है तो अब वह 115% हो गई, मतलब एक तरह से वह कितना परसेंट बढ़ी, 15%। और ये 15% क्यों बढ़ी, क्योंकि जब हमने उसमें 24 बढ़ाया तो 15% बढ़ गई, मतलब उस संख्या में 24 जोड़ना 15% के बराबर है। 15% इज इक्वल टू 24, क्योंकि अगर आपने 15% बढ़ाया, क्योंकि स्वयं का 115% हो गई, इसका मतलब 15% बढ़ी, तो ये 15% 24 के बराबर होगी। तो 15% 24 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 24/15। 1% 24/15 के इक्वल है। तो अगर 1% 24/15 के इक्वल है तो हमें क्या निकालना है, वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब उस संख्या का 100%। कोई भी नंबर इनिशियल में अपने आप में 100% होता है। तो 1% 24/15 के है, तो 100% किसके इक्वल होगा, 24/15 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 से 8 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 20, और 20 इंटू 8 160। मतलब उस संख्या का 100% कितना है, 160। मतलब वह नंबर कितनी है, वह नंबर 160 के इक्वल होगा। बताओ आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप मुझे बता दीजिए अच्छे से। सभी को क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक कोई डाउट हो तो आप एक बार बता दीजिए। अच्छे से क्वेश्चंस करिए, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में आते हैं आपके। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे थोड़े क्वेश्चन टफ भी होंगे धीरे धीरे। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, एक बार आप पढ़िए, इसको ट्राई करिए एक बार। एक बार आप ट्राई करिए इसको, अच्छे से ट्राई करिए। When the price of cloth was reduced by 25%, कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया। देखो मूल्य 25% कम कर दिया, और आपको पता है जब भी किसी चीज का भाव कम हो जाता है ना, तो लोग बाग ज्यादा खरीदते हैं। सेल का मतलब यही तो होता है। उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। बिक्री जो है 20% बढ़ गई, बिक्री 20% बढ़ गई। मूल्य 25% कम होने के कारण बिक्री जो है वो 20% बढ़ गई। अब वो बोल रहा है तो दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब टोटल जो एक तरह से इनकम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल इनकम किस पे डिपेंड होती है, टोटल इनकम डिपेंड होती है एक तो रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कितनी चीजें बिक रही है। मतलब जो टोटल आय है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है मूल्य पर, मूल्य मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल संख्या में कितनी बिक्री कितनी है। जैसे एक का मूल्य 100 रुपए और 10 चीजें बिकी, तो 100 इंटू 10 1000 रुपए इनकम हो गई। तो अब आप देखो इन दोनों में चेंजेस हो रहा है, इन दोनों में। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक, मूल्य कितना परसेंट कम हुआ, 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब देखिए मूल्य 1/4 कम हुआ, मतलब पहले मूल्य 4 था तो अब 4 पर 1 की कमी, तो एक तरह से 3 हो गया। और बिक्री 20% बढ़ गई, मतलब 1/5 बढ़ गई, मतलब पहले बिक्री 5 थी तो अब 5 और 1 क्या हो गई, 6 हो गई। कट करोगे 2 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9 अपॉन 5 टू द टाइम। ये इनिशियल इनकम है और ये फाइनल इनकम है। तो यहां पर देखिए इनकम में क्या आ रही है, कमी आ रही है ना, कितने की। जैसे आप देख सकते हो 10 से 9 हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को डिनोट करता है और ये हमेशा फाइनल वैल्यू को डिनोट करता है। 10 से 9 हुआ मतलब 1 की कमी हुई, किस पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, तो कुल मिलाकर 10% की क्या हुई, 10% की कमी हो गई। किसमें, टोटल जो इनकम है उसमें 10% की कमी हुई। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो गई। मूल्य में पहले R% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी हो गई। देखो पहले R% बढ़ गया
और फिर R% क्या हो गया, कम हो गया। पहले R% बढ़ गया और फिर R% कम हो गया। इनिशियल में R% बढ़ रहा है और फिर R% कम हो रहा है। तो यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखो, जैसे प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा, इनिशियल वैल्यू, यहां पे आप लिखना 100 प्लस माइनस A अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस B अपॉन 100 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। यही आपको पता है, क्योंकि जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, इनिशियल वैल्यू पे होता है। आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो कौन सी वैल्यू पे होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा इनिशियल वैल्यू पे होता है। और इनिशियल वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। यहां पर हमें प्रारंभिक मूल्य नहीं पता, उसको x मान लेंगे। अब देखिए पहले कितना परसेंट बढ़ रहा है, R%, तो ये 100 प्लस का R अपॉन 100 हो जाएगा। और फिर R% कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस का R अपॉन 100। बढ़ना मतलब प्लस कर देंगे और घटना मतलब माइनस कर देंगे। और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपया। सिंपल सा लॉजिक है। देखो जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू करी वो भी तो इसी अकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि जब 1% मान लो 10% बढ़ रहा है तो 10% को हम 1/10 लिखते थे। इनिशियल वैल्यू 10, अब 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, तो ये 11/10 हो जाएगा। तो यहां पर x इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 100 इंटू 100 आपके पास ये 10,000 इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 10,000 इंटू 1 10,000 अपॉन 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस का r स्क्वायर। So the value of x is 10,000 upon 10,000 minus का r square. So option number 4 is the correct answer of this question. I hope ये है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। किसी को भी अगर कोई डाउट यहाँ तक लग रहा हो कि सर मुझे प्रॉब्लम है कुछ, तो आप बता सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन सब सेम है ये। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। दो नंबर है उनका डिफरेंस लार्जर नंबर का 20% है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर। तो हम देखो आपको स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर कितना दिया हुआ है 20, लार्जर नंबर हमें निकालना है। लार्जर नंबर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं x। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस का मतलब दो संख्याओं का अंतर। जब भी हम अंतर की बात करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यहां से देखिए क्लियर है यहां तक। देखिए दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो मैंने बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या 20, उन दोनों का डिफरेंस x माइनस 20 इज इक्वल टू x का 20%। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो, यहां से हम सॉल्व करते हैं तो ये बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो x माइनस 20 बराबर x का 20%, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/5, 5 इधर मल्टीप्लाई तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 20 100 इज इक्वल टू x। ये x इधर के माइनस और ये 100 इधर के प्लस, तो 5x माइनस x ये 4x इज इक्वल टू 100। 4 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर आपके पास 25 हो जाएगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, प्रॉपर आने चाहिए, और बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। और कॉन्सेप्ट्स भी मतलब ट्रिक्स कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स अगर आप उस पर वर्क करते हो तो उससे आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए सेव 12% अमाउंट ऑफ हर इनकम। ए अपनी आय का 12% राशि बचाता है। ए की जो भी इनकम है
ए की जो भी इनकम है उसका 12% वो सेव कर रहा है, 12% उसकी सेविंग है, मतलब बचत कितनी है 12%। तो बचत अगर 12% है तो 88%, क्योंकि आपको पता है इनकम अपने आप में 100% होती है, 100% में से अगर 12% बचा रहा है तो 88% वो है एक तरह से खर्च कर रहा है। या आप ये कह सकते हो 100 यूनिट अगर इनकम है तो 100 यूनिट का 12% 12 यूनिट वो बचा रहा है, तो 100 माइनस 12 88 यूनिट वो क्या करेगा, खर्च करेगा। तो उसकी कुल आय निकालनी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यदि वह 2,16,128 रुपए खर्च करता है, तो ये 2,16,128 किसके बराबर होंगे, 88 यूनिट। तो 88 यूनिट इज इक्वल टू 2,16,128। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2,16,128 डिवाइडेड बाय 88। 11 से कट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 88 है तो 11 की टेबल में तो आता ही है। 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 10, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 7, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 5, 11 4 जा 44, 11 8 जा और 11 8 जा, फिर 8 से कट हो रहा देखो, 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32, यहाँ से बचा 4, 8 पंजे 40 और 4 8 6 जा, तो ये 2456 हो गया 1 यूनिट। तो हमें निकालना है 100 यूनिट, क्योंकि निकालना है उसकी इनकम कितनी है। अगर 1 यूनिट 2456 के इक्वल है तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा, 2456 मल्टीप्लाई बाय 100, 245,600, ये 100 यूनिट के इक्वल होगा। मतलब 2,45,600 इसकी टोटल इनकम है, जो ऑप्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अरे अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो एक बार। देखिए एक बार, यहां तक कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो आप बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट हो तो देखो नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की इनकम बी की इनकम से, देखो ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, 40% क्या है, ज्यादा है। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए, मैं आपको करा चुका हूँ। 40% का मतलब 2/5, 40/100, तो 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम। मैंने बताया था जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू 5 होती है, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5 + 2 7। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू मतलब ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा है। आप दो तरीके से कर सकते हो, आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी की इनकम 100 हो गई तो ए की इनकम बी से 40% ज्यादा, 100 का 40% 40, तो ये 140 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है ना। और 0 से 0 कट, और 20 से 7 टाइम, और 20 से 5, सॉरी 2 से 7 टाइम और 2 से 5 टाइम। तो यहां पर देखिए ए अगर 7 रुपीज कमाएगा तो बी 5 रुपीज कमाएगा। अभी क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो यहां देखिए परसेंटेज, अब ये बोल रहा है बी की इनकम ए से कितना कम है। देखो बी 5 रुपए कमा रहा है, ए 7 रुपए, तो बी की इनकम ए से 2 रुपीज कम है। किससे, ए से, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 200/7। अगर सॉल्व करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 7 8 जा, या फिर इधर 200/7% ये ऑप्शन में, क्योंकि हमारे सॉल्व नहीं करना है 200/7%, और 200/7% मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? अच्छे समझ में आया या नहीं आया? बताओ एक बार, सभी बताओ, कमेंट करके आप सभी बताइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है सर इसमें कोई और आप थोड़ा और इस टाइप के क्वेश्चन कराओ, वैसे ये बेस्ट है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा ना उसमें आपको थोड़े एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा बेसिक क्वेश्चंस की, फिर हम उनके बेसिस पे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ए की आय का 10%, ए की जो इनकम है उसका 10%,
बी की आय का 15%, बी की इनकम का 15%, ए की इनकम का 10% और बी की इनकम का 15% और सी की इनकम का 20%। इनका का मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, सी की इनकम का 20%। ये आपस में इक्वल है। ए की इनकम का 10%, बी की इनकम का 15% और सी की इनकम का 20%। इनकी टोटल जो इनकम दी हुई है, टोटल जो इनकम है वो आपके पास है 7,800 रुपीज। टोटल इनकम 7,800 रुपीज है। बी की इनकम पूछिए, सो इनकम ऑफ बी फाइंड करनी है। सो इनकम ऑफ बी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले आप देखिए ए मल्टीप्लाई बाय 10 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ गया, बी मल्टीप्लाई बाय 15 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ गया और सी मल्टीप्लाई बाय 20 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100। 100 से 100 कट, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम और 5 से 4 टाइम। सो ये हो जाएगा आपके पास 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ये आ गया आपके पास 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब पहले आप यहां से ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। जब भी इस टाइप की कोई कंडीशन आए ना तो आप रेशियो पहले निकाल लो। अगर रेशियो निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होती है, जैसे ए बी और ए का रेशियो निकालना है तो बी और सी का जो मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 4 12, बी का रेशियो निकालना है तो 2 इंटू 4 8, सी का रेशियो निकालना है 2 इंटू 3 6 और कट हो रहा है 2 से 6 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम। ए बी सी का रेशियो आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू के एज्यूम करके, वहां से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं के इक्वल एज्यूम करता हूँ तो 2a इज इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू के बाई 2 हो जाएगी। ऐसे 3b इज इक्वल टू के, तो बी की वैल्यू के बाई 3 हो जाएगी। 4c इज इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू के बाय 4 हो जाएगी। के से के कट 1 1 1, 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 का 12 में डिवाइड किया 6 1 जा 6, 3 का 12 में डिवाइड किया 4 1 जा 4, 4 का 12 में डिवाइड किया 3 1 जा 3, तो वही रेशियो 643 आएगा। ओके क्लियर? अब आपको क्या करना है, 7,800 को 6 रेशियो 4 रेशियो 3 में डिवाइड करना है। कैसे? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। सो यहां पर टोटल 13 यूनिट है और 13 यूनिट इज इक्वल टू 7,800। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 13 का डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 600 और 1 यूनिट इज इक्वल टू 600 है तो बी की इनकम निकालनी है और बी की इनकम कितनी है? 4 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 600, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 600 इंटू 4 2400। सो द इनकम ऑफ बी is 2400। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो। राम अपनी आय का 14% बचाता है। राम की जो इनकम है उसका 14% वो सेव करता है, जबकि श्याम अपनी आय का 22% बचाता है, तो ये 22% जो है वो सेव करता है। दोनों की आय बराबर है, दोनों की इनकम इक्वल है। आप समझ रहे हो? दोनों की इनकम क्या है? इक्वल है। दोनों की इनकम इक्वल है मतलब राम अगर x रुपए कमाएगा तो श्याम भी x रुपए ही कमाएगा। इनकम दोनों की सेम है, मतलब दोनों की इनकम का 100% इक्वल है, आपस में एक तरह से ही हुआ। और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम की बचत क्या है? श्याम की बचत 1540 है, तो देखो दोनों की इनकम इक्वल है, मतलब इसका जो 100% होगा और इसका जो 100% होगा वो आपस में इक्वल है। अब श्याम कितना बचा रहा है? 22%, और ये 22% किसके इक्वल है? 1540 के। 22% इज इक्वल टू 1540। 22% इज इक्वल टू 1540। तो 22% अगर 1540 के इक्वल है, क्योंकि तो 1% किसके इक्वल होगा? 1540 डिवाइडेड बाय 22, और 1% 70 के इक्वल हो गया। 22 से 7 टाइम कैंसिल हो रहा है। अगर आपको बोले कि इनकी इनकम कितनी है, तो 1% अगर 70 के इक्वल है तो 100% कितना होगा? 70 इंटू 100 7,000 हो जाएगा। बट यहां से हमें क्या बोल रहा है? राम की बचत निकालो। 1% 70 के इक्वल, तो राम की बचत 14%, और जो 1% श्याम का होगा वही 1% राम का होगा, क्योंकि दोनों की इनकम इक्वल है।
तो 14% कितना होगा 70 इंटू 14 और 14 7 जा आप यहाँ से निकाल लो 98। तो बताओ शाम की जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 980 रुपीज। बताओ क्लियर है? एक बार बता दो आप अच्छे से। अगर कोई डाउट लग रहा हो आपको यहाँ तक तो बता दो एक बार मुझे कि सर हमें ये डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की इनकम बी की तुलना में 60% कम। देखो 60% का मतलब होता है 3/5 और ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है तो बी की वैल्यू 5 होगी। तो ए की वैल्यू बी से 60% कम है मतलब 5 पर 3 की कमी, तो ये 2 हो जाएगी। मतलब ए की इनकम अगर 2 रुपए है तो बी की इनकम 5 रुपए है। ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेशियो किसका है? इनकम का। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। मतलब ए का जो व्यय है, व्यय मतलब खर्चा, बी का व्यय का 60% के बराबर है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है, ये कहना चाह रहा है। ए का व्यय बी के व्यय के 60%। 60% का मतलब समझ रहे हो? 60% बोला है केवल उसने, 3/5। मतलब अगर बी का खर्चा 5 है तो ए का कितना होगा? 3 ओनली। अगर ये बोलता ज्यादा है तो 5 और 3 8, कम होता तो 5 - 3 2। तो ये व्यय का खर्चा आ गया हमारे पास। व्यय मतलब एक्सपेंसेस का। ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। अब देखो इसने क्या बोल दिया, ए की इनकम ऑफ ए, देखो ध्यान से, इनकम ऑफ ए की आय, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी अकॉर्डिंग। ए की आय, ए की इनकम बी के व्यय मतलब बी का जो एक्सपेंसेस है उसके 70% के बराबर है। अब इस लाइन का क्या करें हम? तो इस लाइन का क्या करेंगे, तो देखो उसको लिए मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूं। मैं इस इनकम को 2x और 5x मान लेता हूं क्योंकि रेशियो है, आपको पता है। और इस खर्चे को मैं 3y और 5y एज्यूम कर लेता हूं। अब देखो ए की इनकम हो गई 2x, बी का खर्चा हो गया 5y और 2x 5y का 70% है। परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, 0 से 0, 5 से 2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4x = 7y। तो यहां से x और y का रेशियो निकाल सकते हो, y इधर डिवाइड तो x 4 इधर डिवाइड, सो x/y = 7/4। मतलब x की वैल्यू एक तरह से 7 है और y की वैल्यू 4 है। तो अगर आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14, मतलब a की इनकम अगर 14 यूनिट है तो b की इनकम 4 × 5 20 यूनिट, और सॉरी 7 × 2 7, x की वैल्यू पुट करनी नहीं यहाँ तो मैं, x की वैल्यू 7 है, 7 × 2 14 और 7 × 5 35। सो a की इनकम 14 आ गई और b की इनकम 35 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, y की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 और 4 5 20। तो यहां पर ये हुआ कि a जो है 14 रुपीज कमा रहा है और उसमें से 12 रुपीज खर्च कर रहा है, और b जो है 35 रुपीज कमा रहा है और उसमें से 20 रुपीज खर्च कर रहा है। तो उनकी सेविंग का रेशियो पूछा है, तो a और b की बचत का अनुपात आपसे पूछा गया है। 14 में से 12 खर्च कर रहा है तो बताओ कितना बचा? 2 बचा। और 35 में से 20 खर्च कर रहा है तो बताओ कितना बचा? 15 बचा। तो बताओ a और b की जो सेविंग है उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:15 हो जाएगा। जैसे अगला करिए आप, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। जितनी उसकी इनकम है उसका 72% वह क्या करती है? खर्च करती है। तो रिमेनिंग क्या करेगी? रिमेनिंग बचाएगी। तो 28% उसकी क्या होगी? बचत होगी। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, जिससे उसकी बचत 15% बढ़ गई। बचत कितनी परसेंट? 15% बढ़ गई। देखो लिखा हुआ है बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आय बढ़ रही तो बचत तो बढ़ाएंगे। तो उसे खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। एक मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एसएससी में तो रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब आप देखो कैसे करना। टोटल इनकम में अगर 100 यूनिट अज्यूम कर लूं, टोटल इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट का अगर आप वैसे अगर आप परसेंटेज में निकालना तो 100 रुपीज अज्यूम कर लो।
72% खर्च करती है, मतलब 72 रुपीज उसका खर्चा हो गया, तो 28 क्या हो गई, 28 उसकी बचत हो गई। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 20%, तो 100 से 20% बढ़ गई मतलब 120 हो गई। 100 से 20% बढ़ गई मतलब 120। 100 का 20%, 20, तो 100 प्लस 20 120 हो गया, जिसके कारण से खर्चा कितना, सॉरी बचत कितनी बढ़ गई, 15%। 28 का अगर आप 15% निकालोगे तो 4.2 आएगा। कैसे, आप देखिए कर लीजिए, 5 से 3 टाइम और 5 से 20, 4 से 7 टाइम, 4 से 5, 7 3 21 अपॉन 5, तो डिवाइड करोगे तो 4.2, मतलब उसकी सेविंग 4.2 इंक्रीज हो गई। तो 28 प्लस 4.2 32.2 उसकी सेविंग हो गई है। तो 120 में से इतना सेव कर रहा है तो बाकी उसका खर्चा होगा। अगर 120 में से 32.2 माइनस करोगे तो 87.8 हो जाएगा। मतलब पहले खर्चा 72 था और अब खर्चा 87.8 है, तो खर्चा कितना बढ़ रहा है, 15.8 परसेंटेज इंक्रीमेंट, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो जब भी ये परसेंटेज वृद्धि वाला क्वेश्चन आया ना, तो आप क्या करना, पहले निकालना कि वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कमी और वृद्धि हमेशा इनिशियल वैल्यू पे होती है। तो आप देखिए 72 से 87.8 मतलब 15.8 की वृद्धि हुई, इनिशियल वैल्यू 72 और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप सॉल्व करते हो, पॉइंट हटाते हो, 0 0 से 0 कट, 2 से 7, 2 से 9 टाइम और 2 से 36 और 2 से 18 और 2 से 5, 79 इंटू 5 395 हो जाएगा ये। और 395 में अगर आप 18 का डिवाइड करते हो, 18 टू 36 रिमाइंडर 3, 18 1 जा 18 रिमाइंडर यहाँ पर 17 हो जाएगा, 18 9 जा तो 21.9, 21.9% की क्या हो रही है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें, खर्चे में। खर्चा जो है 21.9% बढ़ गया। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है उसके व्यय से, व्यय मतलब एक्सपेंसेस से 20% ज्यादा है, आय खर्चे से 20% ज्यादा है। तो देखो खर्चा अगर 20% ज्यादा, 20% का मतलब 1/5, और आय का कंपैरिजन किससे हो रहा है, खर्चे से। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको 5 अज्यूम कर लेंगे, और आय 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आय और खर्चे का जो मतलब आय इनकम और खर्चा मतलब एक्सपेंसेस, इनका रेशियो 6:5 आ गया। अभी क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या कम होगी। अभी देखो वो 6 रुपए कमा रहा है एक तरह से और 5 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब 1 रुपया वो बचा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, यही हुआ ना। अब देखिए यहां पर उसकी आय 60% बढ़ रही है। अगर आप 6 का 60% निकालते हो ना, 6 का 60%, तो वो कितना आएगा, 3.6। तो इनकम 60% बढ़ गई, तो 6 का 60% 3.6, तो 6 प्लस 3.6 9.6 न्यू इनकम हो गई। और खर्चा कितना बढ़ गया, 70%, तो 5 का अगर आप 70% निकालोगे ना तो वो 3.5 आएगा। और 5 से 3.5 तो बताओ कितना हो गया, 5 प्लस 3.5 8.5। अब 9.6 वो कमा रहा है और 8.5 खर्च कर रहा है, तो बताओ 1.1 उसकी क्या होगी, सेविंग। पहले बचत कितनी थी, 1, अब बचत कितनी है, 1.1। कितने परसेंट बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 से 1.1 हुई तो 0.1 की वृद्धि हुई, 0.1 अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ ना, 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटाया, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%, मतलब उसकी सेविंग में 10% की इंक्रीमेंट हुआ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आप अच्छे से इस क्लास को अटेंड करें, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके आप बताइएगा। ओके नाउ, सो थैंक यू सो मच।